नमस्कार। अमरउजाला.com में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। इजराइल गुस्से में है, इजराइल तमतमाया हुआ है। मोसाद की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिली है और उसी मिट्टी के ढेर अब गाज़ा पट्टी में दिखाई दे रहे हैं। धुएं का गुबार है और बारूद की गंध है। जानना यह ज़रूरी है कि इजराइल आखिर इस तरीके से क्यों तमतमाया हुआ है। अमर उजाला की वीडियो सीरीज़ में हमने आपको बताने की कोशिश की असल में इजराइल बना कैसे। एक देश जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, एक नस्ल जो लगातार पिटी मारी गई और अपनी ज़मीन से भगाई गई, और उसको फिर जब एक देश मिला भी तो वह ऐसा जहां पर चारों तरफ दुश्मन है। इजराइल ने अपनी इजराइल के रूप में प्रतिष्ठा ऐसे ही नहीं अर्जित की। कई सारी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जिससे इजराइल का नाम पूरी दुनिया में एक अलग तरीके से देखा जाने लगा। छोटा सा देश, लगभग 1 करोड़ की आबादी, आसपास दुश्मन, लेकिन उसकी तकनीकी दक्षता और उसकी जासूसी एजेंसी मोसाद का नाम पूरी दुनिया में क्यों। हमने आपको बताया एक ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड, जिसकी वजह से प्रतिष्ठा बढ़ी मोसाद की, प्रतिष्ठा बढ़ी इजराइल की। एक हमने बताया आपको ऑपरेशन डायमंड, किस तरीके से रूस की आंख का तारा MiG-21 विमान इराक के एक फाइटर पायलट के माध्यम से चुरा लिया गया और रूस देखता रहा। यही सारे वो कारनामे हैं जिसकी वजह से इजराइल बना और जिसकी वजह से मोसाद का नाम उतनी प्रतिष्ठा के साथ लिया जाने लगा, और जिसको कि 7 अक्टूबर 2023 को किए गए हमले में हमास ने चोट पहुंचाने की कोशिश की और उसी चोट का बदला लेने के लिए उतारू है इजराइल। एक और ऐसा ऑपरेशन है जिसको सुनना और देखना अपने आप में किसी उपन्यास या फिल्मी कहानी से के रोमांच से भी परे है। एकदम हैरत अंगेज, एकदम दुस्साहसी, एकदम रोमांच से भरा। कोई फिल्म की पटकथा ऐसी नहीं लिख सकता जैसी कार्रवाई को इजराइल ने और मोसाद ने अंजाम दिया, और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन थंडरबोल्ट। जी हाँ, जिन लोगों ने फिल्म देखी है इसी नाम से बनी हुई, वो जल्द से पहचान जाएंगे कि वो क्या कारनामा था। युगांडा में ईदी अमीन जैसे तानाशाह के घर में घुसकर अपने नागरिकों को छुड़ा लाना, ऐसा दुस्साहसी कारनामा इतिहास में दूसरा नहीं मिलता। फिल्में मिलती हैं, पटकथाएं मिलती हैं, पर सचमुच के जीवन में इजराइल के लड़ाकों ने ऐसा कारनामा किया, और जिसका वर्तमान संदर्भ में एक किरदार बहुत महत्वपूर्ण भी है, वो आगे बताएंगे आपको इस वीडियो में। दरअसल तारीख थी 27 जून 1976 की। एयर फ्रांस की फ्लाइट 139 तेल अवीव से पेरिस जा रही थी, और उस जो फ्लाइट थी उसको एथेंस में, ग्रीस के एथेंस में चढ़े आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था। वादी हद्दाद नाम का एक फिलिस्तीनी था जो जिहादी था, फिलिस्तीन की मुक्ति के लिए लड़ रहा था, फिलिस्तीनियों के लिए लड़ रहा था तथाकथित तौर पर, और उसके कहने पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसमें जो शामिल फिलिस्तीनी आतंकी थे उनका जर्मनी के 2 आतंकियों ने भी साथ दिया था। तो ये जो फ्लाइट थी 27 जून 1976 को 139, ये चली थी तेल अवीव से, इजराइल के तेल अवीव से, और ये जा रही थी पेरिस। इसमें लगभग 246 यात्री सवार थे, जिसमें ज़्यादातर यहूदी थे। तो तेल अवीव से इजराइल से चली एयर फ्रांस की फ्लाइट 139, जिसमें लगभग 246 यात्री वहाँ से सवार थे, और जब वो एथेंस के ग्रीस में रुकी तो वहाँ से 58 यात्री और चढ़े थे। जी हाँ, 58 यात्री और चढ़े, लेकिन इसी में 4 वो अपहरणकर्ता शामिल थे जिन्होंने आगे जाकर इस पूरे हवाई जहाज़ को हाईजैक करने की, अपहरण करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। लगभग 12:30 बजे दिन में ये हवाई जहाज़ चला तो था पेरिस पहुंचने के लिए, लेकिन ये पेरिस पहुंचा नहीं। इन जो अपहरणकर्ता हवाई जहाज़ में एथेंस से सवार हुए थे, उन्होंने प्लेन को अगवा कर लिया। सबसे पहले वो उसको लीबिया की ओर ले गए। वहाँ पर उनको लगा था मुअम्मर गद्दाफ़ी से उनको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन मुअम्मर गद्दाफ़ी का उनको सपोर्ट नहीं मिला, समर्थन नहीं मिला, और ये हवाई जहाज़ वहाँ से एंटेबे हवाई अड्डे पर, एंटेबे नाम से इसलिए याद कीजिए क्योंकि ऑपरेशन एंटेबे के नाम से भी इस पूरी कार्रवाई को जाना जाता है। युगांडा में उस हवाई अड्डे पर ये उतरा जहाँ पर वहाँ के तानाशाह
ईदी अमीन ने खुद इस हवाई जहाज का स्वागत किया। पहले बेनगाजी में गया, यहाँ पर कुछ समय के लिए बेनगाजी हवाई अड्डा जो है लीबिया का, उस पर उसको रोका गया और वहाँ से वो पहुँचा एंटेबे। और वहाँ ये भी बताया जाता है कि लीबिया में जो उसको आवश्यक ईंधन था, फिर से जो रिफ्यूलिंग उसकी होनी थी, वो लीबिया में कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद ये हवाई जहाज़ जिसका अपहरण कर लिया गया था, एयर फ्रांस की फ़्लाइट 139, इसको युगांडा में उतार दिया गया। देखिए, युगांडा का एक अपने आप में उस वक्त का अलग महत्व है। ईदी अमीन जो मिलिट्री जनरल था, वो तानाशाह बनकर अब युगांडा पर शासन कर रहा था। पश्चिमी देशों से शुरुआत में उसने संबंध अच्छे रखे, लेकिन उसके बाद वो तानाशाह बना, अपने तरीके से अपनी कार्रवाइयों को अंजाम देने लगा। ईदी अमीन के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ईदी अमीन के जो किस्से थे वो भयावह थे। उसको नरभक्षक तक कहा गया, मनुष्य का मांस खाने में उसको आनंद आता था। और वो ये कहता भी था, किंवदंतियों के तौर पर ही सही, उसके आसपास के लोगों द्वारा फैलाए गए भ्रम के तौर पर ही सही, कि अपने विपक्षियों को मारकर उनके सिर वो अपने फ्रीज़र में सुरक्षित रख देता था। ऐसा ईदी अमीन और उसकी सेना खड़ी थी इस पूरे अपहरण के साथ और इजराइल के खिलाफ। फिलिस्तीनियों का उद्देश्य ये था कि इस विमान का अपहरण करके उन 40 कैदियों को इजराइल की जेलों से छुड़वा लिया जाए, जो कि उनके अपने आतंकी थे, उनके कार्यकर्ता थे। इन 40 कैदियों के अलावा 4 अन्य कैदी जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय जेलों में बंद थे, उनको छुड़ाने की मांग सबसे पहले इस पूरे अपहरण के लिए आई। इस अपहरण की योजना के पीछे का उद्देश्य समझ में आ गया। इस अपहरण के पीछे की योजना बहुत ही शातिर तरीके से अंजाम दिया गया। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। एथेंस के ग्रीस से उसमें आतंकी चढ़ गए, अपहरणकर्ता चढ़ गए, उसको लीबिया ले गए, वहाँ से तेल भरवाया और फिर युगांडा की धरती पर उसको ले जाकर उतार दिया। और युगांडा में ईदी अमीन के स्वागत करने का मतलब था कि ये पूरी कार्रवाई में युगांडा शामिल था, तानाशाह शामिल था, तानाशाह की सेना शामिल थी। 27 जून को अपहरण हो जाने के बाद लगातार दुनिया भर में हलचल मची, सब लोग चौंक गए, इजराइल तनाव में आया, कैदियों को छुड़ाने वाली मांग भी उन तक पहुंची और पूरी दुनिया इस बात में सिर बढ़ाने लगी कि आखिर इस चुनौती से कैसे निपटा जाए। समझ में तो आ गया कि कैदियों को छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन इजराइल झुकने को तैयार नहीं था। इस दरमियान ये भी हुआ 27 जून के बाद कुछ दिनों में कि जो यहूदी थे इस हवाई जहाज में सवार, उनको पूरा अलग एक कमरे में कर दिया गया, जिस हवाई अड्डे पर एंटेबे के उतारा गया था वहाँ पर, और बाकी केवल यहूदियों को उनके पासपोर्ट और उनकी पहचान के आधार पर अलग कर दिया गया। कुछ समय बाद जो गैर यहूदी यात्री इस हवाई जहाज में थे, अन्य देशों के नागरिक थे, उनको रिहा भी कर दिया गया। उनको वहाँ से युगांडा से पेरिस भेजने की व्यवस्था भी कर दी गई। इसका मतलब मकसद सिर्फ और सिर्फ यहूदियों को बंधक बनाना और इन यहूदियों को, यात्रियों को छोड़ने के बदले में अपने कैदियों की रिहाई की मांग थी। इसके बाद जागा मोसाद, इसके बाद जागा इजराइल और इजराइल की सेना। काफ़ी गहरा विचार मंथन किया गया कि हमको, सबसे पहले तो इजराइल ने यह तय कर लिया था कि हमको आतंकियों की मांग के आगे नहीं झुकना है। अगर आज हम झुक गए तो इस तरह की कार्रवाइयाँ होती रहेगी और फिलिस्तीन के लड़ाकों के सामने हमारा सिर हमेशा के लिए झुक जाएगा। हमें चुनौती दी गई है तो हम उसको इजरायली अंदाज में ही निपटेंगे और जवाब देंगे। बहुत गहरा विचार विमर्श सैन्य प्रमुखों के बीच में और इजराइल के नेताओं के बीच में हुआ। मोसाद ने एक योजना बनाकर दी। सबसे पहले तय ये किया गया था कि वहाँ पर एक विक्टोरिया नाम की झील थी जहाँ पर ये बंधक रखे गए थे। उस झील में हवाई जहाज़ के माध्यम से कमांडो को उतारा जाए इजराइल के। वो कमांडो उस झील के रास्ते जाएंगे रबर की नावों में बैठकर और फिर सारे बंधकों को छुड़ा कर ले आएंगे और उनको छुड़ा कर लाने के बाद एक हवाई जहाज़ के माध्यम से वापस इजराइल लाया जाएगा। लेकिन इस कार्रवाई में एक दिक्कत थी कि वो जो झील थी वो घातक मगरमच्छों से भरी हुई थी और उन मगरमच्छों से निपटते हुए जाकर यात्रियों को छुड़ा कर लाना आसान काम नहीं था। इसलिए दूसरी योजना बनाई गई। ये दूसरी योजना और भी खतरनाक और भी दुस्साहसी और भी जांबाज थी, लेकिन फिर उसी योजना को अंजाम देने का तय किया गया। 3 और 4 जुलाई 1976 की दरमियानी रात को इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इजराइल की धरती से 4000 किलोमीटर दूर ये कार्रवाई होनी थी। इसके लिए इजराइल के 100 कमांडो चिन्हित किए गए। 100 कमांडो, आप सोचिए, बहुत महत्वपूर्ण बात थी। इन कमांडो में जो लोग थे उनमें सभी लोग
एक एक करके विशेष तौर पर इस ऑपरेशन के लिए चुने गए, पूरा खाका बनाया गया। उसमें तय ये किया गया कि इस तरीके से इस विमान को वहां पर युगांडा के हवाई अड्डे पर पहुंचना होगा कि कोई रडार इसको पकड़ नहीं पाए। तो बहुत नीचे नीचे उड़ते हुए 4000 किलोमीटर दूर इजराइल से ये विमान, वहीं अफ्रीका में जो इनके सहयोगी देश थे, केन्या ने इसमें सहयोग किया था और उसका बाद में खामियाजा भी केन्या को भुगतना पड़ा। ईदी अमीन ने केन्या के नागरिकों को अपने ही देश में मारना शुरू कर दिया, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बहुत ही रणनीतिक तरीके से ये पूरी कार्रवाई अंजाम दी गई। हवाई जहाज जो इजराइल से चला, एक बैकअप का विमान रखा गया, कमांडो को ले जाने वाला एक विमान रखा गया। एक विमान में केवल दवाइयाँ और क्योंकि उनको पता था कि इतने दिनों से वहाँ पर बंधक हैं, उनको दवाइयों की, मेडिकल सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, वो रखे गए। और ये 100 कमांडो चले इजराइल से 3 जुलाई की रात को, और 3 जुलाई की रात 11 बजे वहाँ पहुँचे। रात को 11 से मध्य रात्रि को 11 से 12 के बीच में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। बहुत ही रोचक तरीके से, बहुत ही छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये आसान नहीं था कि ज़मीन से कुछ ही ऊंचाई पर ये विमान उड़ते हुए, तमाम रडारों से बचते हुए, क्योंकि अन्य दुश्मन देश भी थे इजराइल के जो इस मामले में रडार पर इन विमानों को पकड़कर कार्रवाई कर सकते थे। खुद युगांडा को अगर पता चलता और इस विमान को बीच में ही मार दिया जाता तो इस तरह की कार्रवाई कभी अपने अंजाम तक नहीं पहुंचती। लेकिन ये 100 कमांडो शपथ लेकर गए थे कि अपने लोगों को छुड़ा कर लाएंगे। वो 3 जुलाई की रात पर वहां पर उतरे, वहां पर भीषण संघर्ष हुआ। लगभग 53 मिनट तक ये कार्रवाई चली। इस पूरी कार्रवाई में 7 अपहरणकर्ता, 4 जो पहले हवाई जहाज में चढ़े थे, 3 वहां पर युगांडा के हवाई अड्डे पर जुड़ गए थे, वो 7 अपहरणकर्ता मारे गए। युगांडा के 45 सैनिक भी मारे गए। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह की योजना बनाई गई थी, वो पूरी योजना बड़ी ही ज़बरदस्त थी कि 100 कमांडो में से एक बड़ी टुकड़ी अपहरणकर्ताओं को मारने में लगाई गई, दूसरी टुकड़ी लगाई गई यात्रियों को छुड़ाने में, और तीसरी टुकड़ी लगाई गई कि बाद में अगर कोई काउंटर अटैक होता है, युगांडा में अलार्म बजेंगे, सैनिक आएंगे उनसे लड़ने के लिए। तीसरी टुकड़ी को रखा गया था, वहां पर 11 से ज़्यादा मिग 17 और मिग 21 विमान थे जो युगांडा के पास थे। अगर ये लोग यात्रियों को लेकर, बंधकों को छुड़ाकर वापस लेकर चलेंगे तो ये विमान उन पर हमला कर सकते थे। उस हमले को रोकने के लिए पहले ही से इन विमानों को ध्वस्त करने की योजना भी इजरायली सैनिकों के, कमांडोज के पास तैयार थी, और उन्होंने उन पूरे 11 मिग 21 और मिग 17 विमानों को ध्वस्त कर दिया ताकि पीछा करते हुए ये विमान उनके पास न आए, उनको पर्याप्त समय मिल जाए वहां से निकल भागने का, और ये विमान वहीं हवाई अड्डे पर ध्वस्त कर दिए गए। जब ये पूरी कार्रवाई चल रही थी तब 21 ऐसे कमांडो की टुकड़ी थी अलग से जो पलटवार कर रही थी युगांडा की तरफ से होने वाली गोलीबारी का। इसी बीच जो कंट्रोल टावर होता है हवाई अड्डे का, ऊंचाई पर बसा हुआ, उस कंट्रोल टावर से गोलीबारी चालू हुई। उस गोलीबारी में 5 से ज़्यादा इजरायली कमांडो घायल हुए। एक जो उनके नेतृत्वकर्ता थे वो मारे गए, और ये जो नेतृत्वकर्ता थे जो मारे गए उनका नाम था योनाथन नेतन्याहू। जी हाँ, योनाथन नेतन्याहू, नाम ध्यान से सुन लीजिए। ये योनाथन नेतन्याहू दरअसल बड़े भाई थे वर्तमान में जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो एक कसम खा रहे हैं कि हम हमास के सारे आतंकियों को मार गिराएंगे, गाजा पट्टी से इनका नामो निशान मिटा देंगे, इजराइल पर किए गई पूरी कार्रवाई का बदला लेंगे। वही बेंजामिन नेतन्याहू जो विवादों में रहे, वही बेंजामिन नेतन्याहू जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार छीनने के फैसले को लेकर अपने ही देश में घिर गए। ये भी माना जा रहा है कि देश में जो राजनीतिक असंतुलन बना, ये मोटे तौर पर जिम्मेदार है ऐसा मौका हमास के आतंकियों को देने के लिए उन्हीं के भाई योनाथन नेतन्याहू, उनके बड़े भाई थे। और सेना में एक विशेष टुकड़ी जो थी इजराइल की, जो इस तरह की स्पेशल कमांडो कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार थी, उसका नेतृत्व कर रहे थे। वो इस पूरी कार्रवाई में, ऑपरेशन थंडरबोल्ट में शहीद हो गए थे। लेकिन 106 यात्री जो वहाँ पर बंधक थे, उनमें से 103 यात्रियों को बचाकर निकाल लिया गया। 3 वहीं पर इस गोलीबारी में मारे गए। तो कुल मिलाकर 4 लोग मारे गए थे इजराइल की तरफ से। 3 तो यात्री थे, एक योनाथन नेतन्याहू थे, और 4 कमांडोज जो थे वो घायल भी हुए थे इनकी तरफ के। लेकिन एक और यात्री
85 वर्षीय एक महिला थी जिनको दरअसल बीमार होने की वजह से, दिक्कत होने की वजह से युगांडा के एक अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था। लेकिन इस कार्रवाई से बौखलाए ईदी अमीन ने बाद में उस बिचारी बुजुर्ग महिला को मारने का आदेश दिया और उसको अस्पताल में जाकर युगांडा के सैनिकों ने मार दिया था। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरी कार्रवाई से इजराइल की प्रतिष्ठा, मोसाद की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में स्थापित हो गई। योनाथन नेतन्याहू, जो बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई थे, तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे बेंजामिन नेतन्याहू, लेकिन वो इस कार्रवाई में शहीद हो गए। लेकिन ऑपरेशन थंडरबोल्ट अपने आप में एक अनोखा, अपने आप में एक हैरत अंगेज ऐसा कारनामा है जिसकी वजह से इजराइल की प्रतिष्ठा, मोसाद की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में स्थापित हुई। युगांडा का जो तानाशाह था ईदी अमीन, वो हाथ मलता रह गया। फिलिस्तीन को के जो आतंकी थे, जो सपने देख रहे थे अपने 40 कैदियों को छुड़ाने की और इजराइल पर दबाव बनाने की, उनको सिर झुकाना पड़ा, नीचा देखना पड़ा। उनकी पूरी योजना फेल हो गई क्योंकि इजराइल में मोसाद थी। मोसाद के साथ 100 ऐसे कमांडो थे, ऐसे दिमाग थे शातिर, जो ये जानते थे कि नहीं, हम अपने नागरिकों को छुड़ा कर ला सकते हैं। जो अपने 103 यात्रियों को, अपने नागरिकों को एन युगांडा के तानाशाह के नाक के नीचे से बचा लाया, उसी इजराइल के 1000 से ज़्यादा नागरिक एक दिन में, उसमें बच्चे शामिल हैं, उसमें महिलाएं शामिल हैं, उसमें बुजुर्ग शामिल हैं, बच्चों के कटे हुए सिर, उसके जो दृश्य सामने आ रहे हैं, बौखला देते हैं। वो दृश्य देखने को अगर आज इजराइल मजबूर हुआ है तो आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी, इतनी ज़बरदस्त कार्रवाई को अंजाम देने वाला इजराइल और मोसाद आज किस तरह कसमसा रहा होगा। क्योंकि जो अपने एक एक नागरिक की फिक्र करता है और हिफाजत की बात करता है, उसके घर में घुसकर 1000 से ज़्यादा उसके नागरिक मार दिए गए। इसीलिए इस पूरी जो घटना हुई है उसका पूरा जो महत्व है वो बढ़ जाता है। ये इसलिए कि आपको पृष्ठभूमि पता होना चाहिए कि इजराइल कैसे बना, मोसाद कैसे बना। हमने आपको कई सारे ऐसे ऑपरेशंस बताए हैं। ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड आपको बताया, ऑपरेशन डायमंड आपको बताया, आज आपको जानकारी दी ऑपरेशन थंडरबोल्ट की। ये जो पूरा ऑपरेशन थंडरबोल्ट था, ये दरअसल कई मायनों में दुस्साहसिक और रोचक और रोमांचक इसलिए था कि इसके कई जो पहलू थे वो बहुत बारीकी से सोचे गए थे और उनको उसी ही परफेक्शन के साथ बहुत ही प्रिसाइज तरीके से उसको अंजाम दिया गया। इस पूरी गतिविधि को जिस तरीके से संचालित किया, उसने इजराइल की सेना को, उनकी नेवी के जो कमांडो थे उनको और मोसाद को इसीलिए एक अलग मकाम दिया। न केवल वो बहुत नीची उड़ान भरते हुए अपने हवाई जहाज़ को वहाँ युगांडा में एंटेबे हवाई अड्डे पर ले गए, बल्कि जो योजना बनी थी वो ये थी कि अगर ये सीधे हवाई जहाज़ को ले जाएंगे और उस हवाई अड्डे में प्रवेश करेंगे, पास में अपने हवाई जहाज़ को तो वो जब प्रवेश करेंगे तो युगांडा के सैनिकों को पता लग जाएगा, वो अचानक हमला कर देंगे। तो बहुत समय तक उनको ये पता नहीं लगे कि चल क्या रहा है और उनको अचानक चौंकाया जाए। उसके लिए योजना ये बनी थी कि एक बड़ी काली लिमोजीन मर्सिडीज़ की जो थी वो तैयार रखी गई, उसको ले जाया गया हवाई जहाज़ में रख के, और उस मर्सिडीज़ में बैठकर शुरुआती कमांडो दस्ता उस हवाई अड्डे में कंट्रोल टावर के पास जो बिल्डिंग बनी थी जहाँ पर बंधक थे वहाँ तक पहुँचा था। उस हवाई अड्डे का कोई सही नक्शा भी इन लोगों के पास नहीं था, लेकिन ये योजना इसलिए बनी थी कि युगांडा का जो तानाशाह था ईदी अमीन, वो ठीक इसी तरह की काली लिमोजीन मर्सिडीज़ में सवार होकर आता था और औचक निरीक्षण किया करता था। ये जानकारी मोसाद के पास थी और इसीलिए उन्होंने एक काली मर्सिडीज़ तैयार रखी। इजराइल के जो शुरुआती कमांडो दस्ता था वो इसी मर्सिडीज़ में बैठकर गया और शुरुआत में वाकई जो सुरक्षा में वहाँ सैनिक तैनात थे युगांडा के, उनको यही लगा कि ईदी अमीन औचक निरीक्षण के लिए आए हैं। औचक निरीक्षण की बजाय वो भौचक रह गए जब उनको पता लगा कि ये तो इजराइल की कमांडो कार्रवाई है जो अपने नागरिकों को छुड़ा ले जाने के लिए आए हैं। इसीलिए ये ऑपरेशन कई मायनों में बहुत ही अलग तरीके का है। ऐसी ही जानकारियों के लिए, ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।